आखिरकार हमने उन्हें ढूंढ लिया, चलो उनके ग्रह पर कब्जा करते हैं। एक जीव एक सुपर हाई टेक पारभासी स्क्रीन पर चमक रहे डेटा को घूर रहा है। उनका स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। वे बहुत बहुत लंबे समय से इस सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। वे स्पेसशिप में सवार होकर पृथ्वी की ओर बढ़े और वे पर्यटकों या दोस्तों के रूप में नहीं आ रहे हैं, वे जीतने के इरादे से आए हैं। चिंता न करें, यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन मानवता ने 1974 में अंतरिक्ष में एक संदेश भेजा था। उन्होंने इसे 25,000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा समूह की ओर लक्षित किया था। अगर संदेश कभी किसी तक पहुंचता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हम किस चीज से बने हैं और सबसे डरावनी बात, हम ठीक कहां रहते हैं। तो कोई ऐसी जानकारी क्यों भेजेगा? 1970 के दशक में प्यूर्टो रिको में अरेसीबो वेधशाला का अभी एक बड़ा अपग्रेड हुआ था। वैज्ञानिक वास्तव में इस विशाल रेडियो टेलीस्कोप की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्हें एक रास्ता मिल गया। अन्य सभ्यताओं से संभावित संकेतों को सुनने के बजाय उन्होंने पासा पलट दिया और खुद एक संदेश भेज दिया। इसके पीछे के मास्टरमाइंड फ्रैंक ड्रेक थे, जो ड्रेक इक्वेशन के लिए जाने जाने वाले एक महान खगोल शास्त्री थे। ये आकाशगंगा में कितनी बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, इसका अनुमान लगाने का एक सूत्र है। उन्होंने कार्ल सैगन के साथ मिलकर बाइनरी कोड में एक संदेश बनाया जिसमें सिर्फ 1 और 0 थे, जो मानवता का वर्णन करता था। पूरी चीज को सिर्फ 1679 बिट्स में समेट दिया गया था। वही संख्या क्यों? क्योंकि ये दो अभाज्य संख्याओं 73 और 23 का गुणनफल है। यदि आप बिट्स को 73 पंक्तियों और 23 स्तंभों के आयत में रखें तो आपको एक पिक्सेलेटेड चित्र मिलेगा जो पुराने 8 बिट वीडियो गेम जैसा होगा। तो हमने वास्तव में क्या भेजा? सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याएं, दूसरा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के परमाणु क्रमांक जो डीएनए के निर्माण खंड हैं। हमारी डीएनए संरचना का एक मोटा चित्र भी था और एक इंसान की स्टिक फिगर, हाँ एक स्टिक मैन। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारी औसत शारीरिक ऊंचाई और उस समय की कुल मानव आबादी भी थी, लगभग 4.3 अरब। ओह, और उन्होंने हमारे सौर मंडल के चित्र में हमारे ग्रह का स्थान और एरेसीबो टेलीस्कोप का एक चित्र भी शामिल किया था। उन्होंने संदेश को मेसियार 13 की ओर लक्षित किया था। ये एक विशाल प्राचीन समूह है जिसमें एक ही स्थान पर लाखों तारे हैं। कल्पना कीजिए कि वहां कितने संभावित ग्रह हो सकते हैं। ये समूह लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि संदेश को वहां पहुंचने में 25,000 साल लगेंगे और किसी भी जवाब को हम तक पहुंचने में और 25,000 साल लगेंगे। तो वास्तविक रूप से हमें जल्द ही परग्रही जीवों से कोई नया फोन कौन है वाला टेक्स्ट नहीं मिलने वाला है। ये सब कुछ एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में था, मानव बुद्धि का प्रदर्शन करने और हमारी तकनीक का जश्न मनाने के लिए। यहाँ तक कि कार्ल सागन कहते हैं कि ये ब्रह्मांडीय महासागर में एक बॉटल छोड़ने जैसा था। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि ये एक अच्छा विचार था। सालों से अरेसीबो संदेश ने बहुत विवाद पैदा किया है, क्योंकि बात ये है, क्या होगा अगर कोई हमें सच में सुन ले, और क्या होगा अगर वे दोस्ताना ना हो। इतिहास के सबसे शानदार भौतिकविदों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने परग्रही सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने समझाया कि जब उन्नत सभ्यताएं पृथ्वी पर कम उन्नत सभ्यताओं से मिली हैं, तो इसका अंत बुरा ही हुआ है। और यहाँ बुरे से मेरा मतलब है भयानक चीजें, जैसे उपनिवेशीकरण और कई लोगों की जान जाना। हॉकिंग ने कहा कि बिना ये जाने कि वहाँ कौन है, कुछ जीवों से संपर्क करने की कोशिश से कोई संसाधनों के लिए पृथ्वी पर हमला कर सकता है। और प्रसिद्ध भौतिकविद यहाँ अकेले नहीं हैं। कई आधुनिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि गहरे अंतरिक्ष में संकेत भेजना लापरवाही है। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन है, हमें नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं, और अब वे ठीक से जानते हैं कि हमें कहाँ ढूंढना है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर हमें संदेश भेजने का पछतावा भी हो तो भी वो जा चुका है और हम उसे वापस नहीं ले सकते। ये अभी प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उड़ रहा है, एक ब्रह्मांडीय पोस्टकार्ड की तरह जिसे हम वापस नहीं बुला सकते। अरेसीबो के बाद से हम रुके नहीं हैं, बल्कि और भी साहसी हो गए हैं। 2008 में वैज्ञानिकों ने ध्रुव तारे की ओर बीटल्स का गाना अक्रॉस द यूनिवर्स भेजा, जो पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर है। गाना प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है
और इसे साल 2441 में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने गाने को डेटा स्ट्रीम में बदला, यानी अंतहीन 1 और 0, और मैड्रिड में DSS 63 डिश का उपयोग करके इसे रेडियो सिग्नल के रूप में भेजा। वो डिश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई के लगभग 3/4 के बराबर है, और ये पहली बार नहीं था जब संगीत ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उर बीटल पॉल मैकार्टनी ने अपना पहला इंटरगैलेक्टिक कॉन्सर्ट प्रसारित किया। हम इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रसारित करने जा रहे हैं जो अभी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हैं। वहाँ ऊपर कहीं लगभग 220 मील की दूरी पर 2313 में कुछ परग्रही उत्साही लोगों ने एक क्राउड फंडेड लोन सिग्नल प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट का बीकन पृथ्वी के आम लोगों से ग्लीज 526 नामक लाल बौने तारे को 144 अक्षरों के छोटे संदेश भेज रहा था, जो ब्रह्मांडीय ट्वीट की तरह थे। ये पृथ्वी से 17.6 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका कोई ज्ञात ग्रह नहीं है। संदेश 18 वर्षों में वहां पहुंच सकता है। इसमें भौतिकी और आकाशगंगा में हमारी स्थिति समझाने के लिए अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम से बना एक हिस्सा था। इसमें पर्याप्त सुराग थे ताकि जो कोई भी सुन रहा हो वो अगले भाग मानव भाषा के संदेशों को समझ सके। दूसरी परत मजेदार हिस्सा थी लोन सिग्नल वेबसाइट से भेजे गए 144 अक्षरों वाले नागरिक संदेश। वे किसी भी भाषा में हो सकते थे और लगभग कुछ भी कह सकते थे। बीमिंग समुदाय में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपना पहला संदेश मुफ्त में भेज सकता था, लेकिन उसके बाद प्रत्येक नए संदेश की कीमत 25 सेंट थी। वे सैटेलाइट डिशों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने के लिए $10 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रहे थे ताकि हम पूरी मिल्की वे में संदेश भेज सकें। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद प्रोजेक्ट का पैसा खत्म हो गया। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ हम अंतरिक्ष में कुछ भी भेज सकते हैं, पूरे विश्व कोश, 3D मॉडल से लेकर सितारों में डिजिटल DNA तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इसे कौन सुनेगा? और क्या होगा अगर वे अपने ग्रह को छोड़े बिना ही हमें खत्म करना चाहें? सबसे अजीब बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि किसी रहस्यमयी उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया है। 15 अगस्त 1977 की रात को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी डीप स्पेस सिग्नल देखा। ये बिल्कुल उसी जगह पे था जहां सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुछ मिलने की उम्मीद कर रहे थे। सिग्नल 72 सेकंड तक चला, बहुत शक्तिशाली था और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। सालों तक कई लोगों का मानना था कि ये किसी अज्ञात अलौकिक सभ्यता का संकेत था और वे उनसे फिर से सुनने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन फिर 2020 में वैज्ञानिकों ने मिनी वाउ सिग्नल देखे, जो प्रसिद्ध 1977 वाले सिग्नल के छोटे और बहुत कमजोर संस्करण के। 70 के दशक में वैज्ञानिकों को मैग्नेटर के बारे में नहीं पता था। वे अत्यधिक शक्तिशाली न्यूट्रॉन तारे जिनमें गजब के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मूल वाओ! शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि शायद इसके पीछे हाइड्रोजन का बादल था, लेकिन वे ये नहीं समझा सके कि ये इतना तेज कैसे हो गया। हाइड्रोजन के वे विशाल बादल अंतरिक्ष में तैरते हैं और लगातार रेडियो सिग्नल छोड़ते रहते हैं। खगोल शास्त्री दशकों से हमारी मिल्की वे के आकार का नक्शा बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे आम तौर पे वाउ सिग्नल से मेल खाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होते हैं, जब तक कि मैग्नेटर जैसी कोई चीज उन्हें थोड़ा बढ़ावा न दे। ये उस रहस्यमय सिग्नल के लिए वास्तव में एक सही स्पष्टीकरण लगता है, लेकिन हम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि ये वही था। और ठीक उसी तरह हम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि अरेसीबो संदेश एक शानदार कदम था या संभावित रूप से एक खतरनाक गलती। हमें हजारों सालों तक पता नहीं चलेगा, अगर कभी चला भी तो। अरेसीबो टेलीस्कोप 2020 में ढह गया। अंतरिक्ष की खोज के लगभग 60 वर्षों के बाद विशाल डिश टूट गई और अंततः उसे ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन संदेश जीवित है। ये अभी भी अंतरिक्ष में उड़ रहा है, उन तारा प्रणालियों के पार जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है। शायद एक दिन कोई इसे सुनेगा और शायद वे उस चीज के साथ जवाब देंगे जिसका हम सदियों से सपना देख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं।